काहे नहीं रहेगा? कंप्लीट है क्या? नहीं, अभी है बाकी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी है, वो नहीं हो पाएगा। नर्वस सिस्टम है, वो भी है थोड़ा बड़ा, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 या 2 क्लास और चाहिए होगा। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। चलिए हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पर आए, है ना। कल इसको हम लोग फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर चुके थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बने हुए सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग कहेंगे। दूसरा, ये ग्लैंड्स जो सिक्रेट करते हैं वो सिक्रेटरी प्रोडक्ट कहलाता है हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं इन द ब्लड इन्हें इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं। अब उनके नेचर अलग अलग है, बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब वो और क्लियर होगा। पर ये हार्मोन्स केमिकल्स हैं जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं या शुरू करते हैं या बंद करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन शुरू करना, बंद करना, बढ़ा देना, किसी का रेट घटा देना, यही तो रेगुलेशन है। आप फैन के साथ रेगुलेटर जो रखते हैं उससे क्या करते हैं, अगर पूरी तरह से जीरो कर दिए फैन बंद हो जाएगा, भले आप स्विच देते रहिए, है ना। हाई पर चलाइए, हाई पर कर दीजिए रेगुलेटर, कभी भी ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, तेज़ी से पंखा चलेगा। धीमा करना है, स्लो कर दीजिए, तेज़ करना है, तो ये सारा ऑन ऑफ, तेज़ गति करना, धीमा गति करना रेगुलेटर का काम है। तो यहाँ पे भी तो हार्मोन वही काम कर रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को बढ़ा रहे हैं, रेट के उनके क्या कहते हैं, रेट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सो इसीलिए ये रेगुलेशन एक्चुअली कहला रहा है इसका कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल केमिकल के मदद से हो रहा है, इसलिए केमिकल कंट्रोल है एंड कोऑर्डिनेट करना है। सो एंडोक्राइन सिस्टम यही है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ और हार्मोन्स के मदद से इंटीग्रेट होता है। अब जो ग्लैंड्स हैं, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोमिनेंटली है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल, गोनेड्स, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। इसके अलावा थाइमस, पेनियल ग्लैंड, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिस्ट नोट करें। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें ये जो पहला ग्लैंड रखा गया है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। रीज़न है, इसके नीचे जितने ग्लैंड्स दिख रहे हैं इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल यही करता है।
पिट्यूटरी has 3 parts: anterior, middle, posterior. मेडुलरी और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, तो वो नर्वस सिस्टम में आएगा, एंडोक्राइन में नहीं, नर्वस सिस्टम का पार्ट। ये तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे हैं। ये पिट्यूटरी का बोल रहे हैं, पिट्यूटरी 3 भाग में बटा हुआ होता है। अच्छा, आप वहाँ से कंफ्यूज किए, समझ गए। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, रिलीज हार्मोन, एटसेट्रा। ग्रोथ हार्मोन फॉर growth, TSH for thyroid stimulation, ACTH for cortex of adrenal gland stimulation, gonadotropin release hormone for gonadal action, आगे का पीछे का। लास्ट लाइन में लिखा है ना, इन मेनी कंट्रीज द मस्कुलर लेग इज eaten एज ए डिलीशियस cuisine. सो मिडिल पार्ट जो है पिट्यूटरी का, ये रिलीज करता है MSH, ये है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फॉर बॉडी कलर डेवलपमेंट। इसके बॉडी में, इसके स्किन में जो पिगमेंटेशन होता है, अलग कलर दिखते हैं, उस कलर को कंट्रोल करता है ये हार्मोन MSH। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इससे रिलीज होता है वैसोप्रेसिन। और इस वैसोप्रेसिन हार्मोन का काम है टू, हाँ, मेलानोसाइट, टू कॉन्संट्रेट
द यूरिन। और यहाँ पे थोड़ा इसका एलाबोरेट फंक्शन बताना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न है, हम लोग देखे हैं प्राइमरीली फ्रॉग को क्लासिफाई करते हैं एज ए यूरियोटेलिक एनिमल, यूरिया रिलीज करता है। बट आपको जानना चाहिए ये यूरियोटेलिक तब है जब लैंड एनिमल की तरह बिहेव करता है, ज़मीन पर पाया जाता है। जब ये पानी में चला जाता है तो यूरिया नहीं बल्कि अपने स्किन के मदद से अमोनिया रिलीज़ करता है। और जो टैडपोल इसका लार्वा है, एडल्ट फ्रॉग बनने के बाद लार्वा फॉर्म में रहता है ना, तो जो लार्वल स्टेज है वो तो पूरी तरीके से एमोनोटेलिक होता है, अमोनिया रिलीज़ करता है। तो अमोनिया जब रिलीज़ करेगा तो बहुत सारा वाटर रिलीज़ करना पड़ता है क्योंकि बड़ा टॉक्सिक है, भारी मात्रा में अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर बॉडी में रह गया तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देगा। तो उस कंडीशन में इसे वाटर बिल्कुल बॉडी में रिटर्न नहीं करना, जितना पानी आ रहा है निकल जाए उतना अमोनिया बाहर निकलेगा, ठीक है। और जब लैंड एनिमल की तरह बिहेव करेगा उस समय ये यूरिया रिलीज करेगा। यूरिया रिक्वायर्स लेस वाटर टू एलिमिनेट। तो ये लैंड एनिमल की तरह जब ज़मीन पर घूमता है तो इसका एक एडेप्टेशन है कि अब वाटर कंजर्व करना है। ज़मीन पे जिस समय घूमेगा हर जगह हर समय उसको वाटर नहीं मिल सकता, तो अगर एक्सेसिव वाटर रिलीज कर देगा अमोनिया रिलीज करने के दौरान तो ये डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। इसलिए इसको क्या ज़रूरी होता है, अब वाटर रिटेन करने का। सो ये कब वाटर रिटेन करेगा कब वाटर नहीं रिटेन करेगा ये तो ब्रेन डिसाइड करता है, लेकिन ब्रेन काम करवाता है। आप देखें कोई कंपनी का जो हेड होता है वो खुद जाके डोर टू डोर मार्केटिंग थोड़े ना करता है, उसने आदमी रख रखे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो काम कर रहा है। लाइक दैट ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ द बॉडी, it is the control system of the body, control center of the body. So it won't do this kind of functions, but it will appoint someone to do this, and the vasopressin is the man who is been appointed by the brain to do this function. यानी ये वो शख्स है वैसोप्रेसिन जो कि वाटर बैलेंस बॉडी में बनाए रखेगा, इसीलिए इसको थोड़ा यहाँ बोलना जरूरी है। यहाँ तक हो गया? एक दो सेंटेंस इसके बारे में लिखेंगे और ये याद रखिए जितने हार्मोन्स देख रहे हैं ये सारे हार्मोन ह्यूमन में भी होते हैं, बट वहाँ जब देखेंगे तो इनके दो एस्पेक्ट देखेंगे, एक काम क्या करता है और दूसरा डिजीज़ कंडीशन जो नोन है जिनके बारे में हम लोग को जानना है। बुक मेंशन करता है अगर ये ओवर प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, अगर अंडर प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा। समझ गए? पर मोर और लेस वर्क फंक्शन इन सब का एंटायर एनिमल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सिमिलर है। हो गया? नाम लिख लिए? अब लिखिए वैसोप्रेसिन इज द vasopressin is the water balancing hormone. Vasopressin is the water balancing hormone. Water balancing hormone. Full stop. When the frog is, हाँ इसी में चल रहा है. When the frog is in water, when the frog is in water, it excretes ammonia. It excretes ammonia, which requires a lot of water. Which requires a lot of water. Which requires a lot of water. So, vasopressin don't conserve water at that time. Vasopressin don't conserve water at that time because vasopressin don't conserve
vasopressin don't conserve water at that time because it is not released at that time, because it is not released at that time. तो हम लोग देख रहे हैं वैसोप्रेसिन का बाय डिफ़ॉल्ट काम क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना. तो ऑफ कोर्स यूरिन से ही एब्जॉर्ब करेगा, है ना, किडनी फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो जब ये पानी में है, अमोनिया रिलीज कर रहा है, उस समय ढेर सारा पानी चाहिए बाहर निकालने के लिए. तो वैसोप्रेसिन अगर एक्शन में रहेगा तो पानी निकलने नहीं देगा, तो क्या होगा, अमोनिया स्टोर होने लगेगा. दिस इज अ डेंजरस थिंग. इसलिए वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन ही रोक दिया जाता है ताकि वाटर कंजर्वेशन ना करे. समझ गए? पैरा चेंज करके लिखेगा, व्हेन द फ्रॉग इज ऑन लैंड. व्हेन द फ्रॉग इज ऑन लैंड, it excretes urea. It excretes urea which requires less water. Which requires less water. When the frog is on land, it excretes urea which requires less water. Full stop. Therefore, vasopressin acts. ACTS acts to conserve water. Full stop. This adaptation, ये उसके अंदर में जो है ना बदलाव करने की क्षमता है. दिस एडेप्टेशन enables frog. This adaptation enables frog to store water in the body. पानी जमा रखने में हेल्प करता है. To store water in the body to avoid dehydration. स्टोर से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कंजर्व. अगर लिख सकते हैं कंजर्व लिख दीजिएगा. बचाना, यहाँ जमा नहीं करना, बचाना. पानी शरीर में बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व कर दीजिए उसको. स्टोर को काट के कंजर्व कर दीजिए. दिस एडेप्टेशन हेल्प्स फ्रॉग टू कंजर्व वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन. हो गया. अब आइए पीनियल ग्लैंड. इसका सिक्रेशन है मेलाटोनिन हार्मोन. फंक्शन controls reproductive behavior. And so the season cycle, यानी समर में और विंटर में इसे नींद लेना है, और ठीक ठाक मौसम जिस समय उसके बॉडी टेम्परेचर से मैच करता हुआ टेम्परेचर सराउंडिंग का है, उस समय ज़मीन पर इधर से उधर टहलना है. ये जो उसका मतलब सीजनल अरेंजमेंट है या सीजनल एडेप्टेशन है, दिस इज़ गिवन बाय दिस पीनियल ग्लैंड. ठीक है, हमारे में भी ये काम करता है, और ये हमारे लिए इसको कहते हैं डे नाइट स्लीप. हम तो 6 महीना कुंभकर्ण की तरह नहीं सोते, है ना, तो नेचुरली इसका लेवल घटना बढ़ना ज़रूरी है. दैट इज़ इट. पेनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी हो गया. अब आते हैं हम लोग किस पे,
थायराइड, थायराइड ग्लैंड, और इसका सिक्रेशन है थायरॉक्सिन। फ्रॉग में थायरॉक्सिन का फंक्शन देखिए, इट बैलेंसेस, ये हम में भी करता है ये काम, बैलेंसेस द रेट ऑफ फॉर्मेशन and breakdown of carbohydrate, fats and protein. और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैच्योरिटी of frog from tadpole यानी लार्वा या लार्वल स्टेज टू एडल्ट फ्रॉग। अगर इसको थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो जीवन भर ये टैडपोल ही बना रहेगा, ये एडल्ट फ्रॉग में मैच्योर नहीं करेगा। तो थायरॉक्सिन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये मैच्योरिटी लाता है इसमें, और एनाबॉलिक हार्मोन है। फूड मटेरियल जो है, बॉडी में स्टोरेज मटेरियल जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उनके रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ ब्रेकडाउन के बीच में बैलेंस बैठाता है। यानी ये तय करता है कि कब बढ़ना चाहिए ये मटेरियल और कब इसको तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करना। इस चीज़ का कंट्रोल थायरॉक्सिन की मदद से होता है। हमें भी वही चीज़ है। पैराथायरॉइड, ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम है कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन बॉडी। फ्रॉग में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करता है। जब ह्यूमन पढ़ेंगे वहाँ पे भी यही रोल है, लेकिन कहाँ कैसे कर रहा है वहाँ जाके एलाबोरेट वे में बड़ा और बढ़ चढ़ कर देखेंगे। यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी। एक तो मेंशन नहीं किया, आप लोग इसका नाम ही याद रख लीजिएगा तो बहुत महान काम हो जाएगा। दो चार बार बीच बीच में पूछ लिया करेंगे ताकि आपको याद रहे, नहीं तो किताब में नहीं है देखे इसको भी ठंडा बस्ता में डाल दीजिएगा तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जब हम लोग ह्यूमन वाला पढ़ेंगे उस समय ये नया लगने लगेगा, तो वो नहीं हो, इसीलिए इसको टाइम टू टाइम देखते रहना ज़रूरी है। बहुत दिनों से हम लोग पूछताछ नहीं किए हैं, थोड़ा उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। होमवर्क पे ज़रा कंसंट्रेट अब करना पड़ेगा, क्योंकि साल गुजरने में ज़्यादा टाइम है नहीं और सिलेबस भी ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो कोशिश ये होगा आप लोग का कि आप लोग कोशिश कीजिएगा ही कि 1919 चैप्टर आपको पूरा याद रहे, कंठस्थ रहे, कभी भी किसी भी समय पूछा जाए तो आप लोग बता सकें। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में और केमिस्ट्री में उम्मीद है करेंगे, 12 चैप्टर फिजिक्स, 12 चैप्टर केमिस्ट्री, सारे फार्मूला, सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सारे केमिकल रिएक्शंस के साथ जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स याद रखेंगे, बायोलॉजी के भी सारे प्रिंसिपल्स और फंक्शंस, एक्शंस याद रखें।
तभी तो पढ़ाई है। हाँ 6 चैप्टर दिया है, एक किताब में 6 चैप्टर, दूसरे में ऐसे ही है हमको जहाँ तक लगता है। वैसे ही होगा, 12-13 चैप्टर होगा, क्या है, कुछ नहीं। 365 दिन मिले तो उसमें 12 और 19 चैप्टर पढ़ने में क्या था। 365 दिन, सोचिए द लेंथ ऑफ डेज, और हर एक में 24 घंटा है। यहाँ आने जाने में तो 6-7 घंटा ही निकलते होगा, बाकी का टाइम तो आप ही का है। सो कीप ऑन गोइंग, है ना। बहुत आसान टास्क है। अभी हम लोग कहाँ तक थे, हम यही भूल गए। ओके, सो पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद अब आ जाइए पैंक्रियास। एनीवे, सो पैंक्रियास का, इसका जो हार्मोन रिलीज करने वाला पार्ट है उसे कहते हैं आइलेट्स। हार्मोन रिलीजिंग पार्ट, यानी कि एंडोक्राइन पार्ट, ये कहलाता है ISLETS, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, और इससे रिलीज होता है हार्मोन है इंसुलिन। और ये बड़ा फेमस है, भारत डायबिटीज कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके बारे में जानते ही होंगे। लैंगरहांस नाम है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, LANGRHANS। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, इंसुलिन मेंटेन्स ग्लूकोज, हाँ डुअल पर्पस ग्लैंड है ये। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पर्पस सॉल्व करता है। एक्सोक्राइन में देखे ही हैं, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है और वो डक्ट के साथ है, पैंक्रियाटिक डक्ट से आता है ड्यूडेनम में, तो वहाँ पे एक्सोक्राइन हो गया। और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहलाता है। डुअल पर्पस ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड कहते हैं, एंडो और एक्सोक्राइन दोनों पर्पस है। सो मेंटेन्स ग्लूकोज इन ब्लड। हम लोग नहीं सुने अब तक कि फ्रॉग को डायबिटीज़ हुआ, क्योंकि उसे कोई मिठाई बना के खिलाता नहीं है। हमारे में हलवाई होते हैं, उनमें नहीं है, तो उसे डायबिटीज़ नहीं हुआ। आई थिंक बंदर को भी आज तक कोई नहीं सुना है कि डायबिटीज़ हुआ, भले केला खाता हो, पर नहीं सुना है कोई। उसके पीछे रीज़न है, दिन भर में इतना बार उछलता है, उतना बार तो आप सीढ़ी नहीं चढ़े होंगे जीवन भर में, उतना बार वो उछलता है, तो सारा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ऐसे ही ड्रेन हो जाता है, तो ग्लूकोज स्टोर ही नहीं करता उतना। जग बढ़ेगा ब्लड में तब ना, वो तो यूज़ कर लेता है। और हम लोग जब खाली समय मिलता है तो पैर पे पैर चढ़ा के, कंधा को आराम से टिका के फ़ोन देखेंगे। ये है हम लोग का लाइफ। तो आपका लाइफ है स्टैग्नेंट, आपको नहीं डायबिटीज़ होगा तो बंदर को होगा। सोचिए, थिंक लाइक दिस। अब देखिए, पैंक्रियास के बाद अगला ग्लैंड हम लोग देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। और कोई बताएगा इसका लोकेशन हम लोग कहाँ देखे हैं? यस, सो एड्रिनल ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट्स। ये देखिए, हम लोग इसके मतलब पिट्यूटरी के बाद ये दूसरा ग्लैंड है जिसके हम लोग पार्ट्स या कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। 2 भाग में बटा हुआ है, आउटर इनर। आउटर वाले को कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर वाले को कहते हैं मेडुला। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन हो जिसके 2 लेयर में अगर स्ट्रक्चर दिखते हैं, आउटर एंड इनर, तो आउटर वाले को कॉर्टेक्स, इनर वाले को मेडुला कहते हैं। और अगर आप लोग को याद होगा
ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उस समय जब आप बोल रहे थे, अगर इसको ढंग से पढ़े होंगे, समझ के पढ़े होंगे, तो आप देखिएगा ब्रेन का जो ऊपरी सतह है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दो ब्रेन का हिस्सा जो दिखता है बड़ा बड़ा, और उसका ऊपरी सरफेस उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। वो ब्रेन का ऊपरी हिस्सा भी है अपने आप में, फोर ब्रेन। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ ब्रेन का जो हिस्सा कंटिन्यू करता है वो हाइंड ब्रेन है, और वो सबसे लोअर पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसे मेडुला कहते हैं। तो ऐसे भी देखिएगा, कॉर्टेक्स, मेडुला। आप एड्रिनल ग्लैंड पे भी देख रहे हैं, बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदरूनी हिस्सा मेडुला। जब ह्यूमन में पढ़ेंगे किडनी, किडनी में भी देखिएगा दो पार्ट है, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा। बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा मेडुला। फिर जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th में पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे ओवरी को जब हम लोग डिसेक्ट करके उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा स्ट्रोमा, यहाँ का मेडुला में ही आता है। एनीवे, सो यहाँ आउटर पार्ट के लिए नाम है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट के लिए मेडुला। और कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और कॉर्टिकॉइड्स का काम है, बहुत सारे काम है इनके। कॉर्टिकॉइड के जो काम है, टू कंट्रोल, या ऐसे कर लीजिए, टू इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब इस फ्रॉग को, हम ही लोग का खाली स्ट्रेस नहीं होता है, फ्रॉग को भी होता है, और फ्रॉग को जब स्ट्रेस होगा उस समय ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। जैसे उसके पीछे कोई जानवर पड़ गया, उसे खाने वाला, स्ट्रेस में आ गया, अब तो मारे जाएंगे, बचाव करना है, तो अगर तेज़ी से नहीं भागेगा तो पकड़ लिया जाएगा। या उसको भूख लगा, कीड़ा देख रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, तो जब तक वो, है ना, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं फील करेगा, कीड़ा पकड़ेगा कैसे? स्ट्रेस। तो इन कंडीशंस के दौरान ये हार्मोन इसे मदद करेगा स्पर्ट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि सस्टेन्ड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि इस स्ट्रेस से ओवरकम कर सके। मेडुला, इससे रिलीज होता है हार्मोन लाइक एड्रेनालिन, controls heart rate, blood pressure, sudden energy प्रोडक्शन। आगे बढ़े। ओके, सो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट, आउटर एंड इनर, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स का काम कॉर्टिकॉइड रिलीज करना, ये भी एनर्जी, है ना, प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, पर ये प्रोलॉन्ग करता है लंबे समय तक, और ये सडन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एड्रिनल, दोनों में यही अंतर है। जैसे एक होता है ना, एक आपको बाइक चलाना है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करके बर्स्ट ऑफ एनर्जी देना, तभी ना बाइक जो है आपका सस्टेन करेगा, कार आपका सस्टेन करेगा उसका इंजन। उसके बाद जब आप गियर लगा के फिर जब आप उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेटर दे रहे हैं,
तब तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो स्टार्ट आप करते हैं, इग्निशन देते हैं, वो ये करता है ना। बाकी सस्टेन्ड एनर्जी देना एक्सेलरेटर दबाकर, वो ये करता है। ठीक है, इस तरीके से दरअसल बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म को ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नाउ वी कम अप टू द गॉनेट्स। टेस्टिस, इसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्म सेल, यानी मेल गैमेट प्रोडक्शन। ओवरी, इसका हार्मोन एस्ट्राडायोल, या इसी को कहते हैं एस्ट्रोजन, कंट्रोल्स फीमेल reproductive system and ovum, यानी फीमेल गैमेट प्रोडक्शन। एक और ग्लैंड है थाइमस, इसका हार्मोन है थाइमोसिन, और ये रेगुलेट्स, इसका काम है रेगुलेट्स immunity against diseases। एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन इसी को कहते हैं, केमिकली इट इज एस्ट्राडायोल और कहा जाता है एस्ट्रोजन। बोलिए। तो कुछ भी कह लीजिए, ये टॉप ऑफ द ऑल प्रोफेशंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। CNS, PNS, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। याद रखें, हम लोग को इसका एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है, इसलिए मिनिमम बेसिस पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखकर ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत फंक्शंस देखेंगे, ज़्यादा नहीं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो पार्ट, सिंपैथेटिक, हाँ क्या, हाँ, तो अब आप 11th में हैं। ये है क्लासिफिकेशन। ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। और ये देख के आपको लगेगा कि फ्रॉग का नर्वस सिस्टम काफ़ी डेवलप है, और बिल्कुल काफ़ी डेवलप है, और